इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। ये 10 लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न वास्तविक संख्याएं और बहुपद इन दो अध्यायों से लिया गया है और ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सब परीक्षा में बार बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने का चांसेज बहुत ज़्यादा है। तो हम जो ये 10 क्वेश्चन समझने वाले हैं ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान दीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है इसका शून्य ज्ञात करना है। तो इसका जो है हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। जिस भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना होता है उतना बराबर शून्य लिखते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि x² + 7x + 10 का शून्य ज्ञात करना है, ये बहुपद दिया हुआ है, इसका जो है हमें शून्य ज्ञात करना है। तो जिसका भी शून्य ज्ञात करना होता है उतना बराबर शून्य लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए x² + 7x + 10 बराबर शून्य। चूंकि इतना का शून्य ज्ञात करना था इसलिए इतना बराबर शून्य। अब जो है हम x का मान निकाल देंगे, वही जो है शून्यक होगा। तो चलिए हम यहाँ x का मान निकालने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये x² का x², बीच वाले पद को हमें दो हिस्सों में इस प्रकार तोड़ना होता है कि इनका गुणनफल पहले पद और अंतिम पद, ये पहला पद है और ये अंतिम पद है, इनके गुणनफल के बराबर हो जाए और इनका वियोग करें तो फिर 7x भी आ जाए। तो इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो हम तोड़ सकते हैं 5x + 2x में। 5 दूना 10 हो जाएगा और x का गुणा 10x², जो पहले पद और अंतिम पद के गुणा के बराबर भी है। x² का 10x² के साथ गुणा होगा तो 10x² हो जाएगा। तो ये शर्त पूरा हो गया और 5x और 2x को जोड़ेंगे तो ये फिर 7x भी प्राप्त हो जाएगा। प्लस 10 का 10 बराबर 0। तो यहाँ जो है 7x दो हिस्सों में टूट गया 5x + 2x में। अब जो है हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए इन दो पदों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1x बचेगा, प्लस यहाँ से x निकल गया तो सिर्फ 5 बचेगा, प्लस यहाँ 2x है और 10 है तो इसमें कॉमन लेंगे, 2 कॉमन है तो 2 निकल जाएगा तो x बचेगा, प्लस का प्लस 2 पचे 10, 5 बचेगा बराबर 0। अब आप देखें तो यहाँ 2 पद हुआ, एक पद ये हुआ और दूसरा पद ये हुआ। इन दोनों में x + 5 है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो पहले वाले पद में से x + 5 निकल जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ x लिखेंगे। ये प्लस चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ से भी x + 5 निकल जाएगा तो सिर्फ जो है 2 बचेगा, यहाँ 2 लिख लेते हैं। इतना बराबर क्या हो गया 0। आगे बढ़ते हैं। तो या तो x + 5 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। तो लिखते हैं या तो ये x + 5 बराबर 0 या फिर x + 2 बराबर 0। आगे बढ़ के मान निकाल लेते हैं। x बराबर +5 दूसरी तरफ जाएगा तो -5 होगा और ये जो है x बराबर +2 दूसरी तरफ जाएगा तो -2 होगा। तो x का 2 मान प्राप्त हो गया, एक -5 और दूसरा -2। तो यहाँ पर जो है द्विघात बहुपद जो दिया था उसका शून्य ज्ञात हो गया। अब इसके बाद जो कहा है वो देख लेते हैं। शून्यांकों और गुणांकों के बीच, मतलब जो ये आया है उसकी बात की जा रही है शून्यांकों की, और जो है गुणांक का मतलब क्या होता है तो x के साथ जो गुणा में लगा है, x² के साथ जो गुणा में लगा है, यहाँ पर x के साथ जो गुणा में लगा है, तो इनके बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए हम करते क्या है, शून्यकों का योगफल निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। देखिए योगफल और गुणनफल निकाला जाता है, इसी से संबंध स्थापित होता है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा, मतलब ये जो है दो शून्यक हैं -5 और -2, तो -5 अब +-2,
दोनों शून्यक को जोड़ दिया गया तो ये हो गया -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब जो है -7/1 लिखा जा सकता है। तो अब देख लीजिए -7 किसका गुणक है, तो यहाँ पर तो -7 नहीं है लेकिन +7 है, तो माइनस को हम अलग कर लेते हैं, राइट, माइनस को अलग कर लेते हैं। अब जो है 7 जो है ये किसका गुणांक है, तो इसमें जो है x का गुणांक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोष्ठ में किसका गुणांक, तो x का गुणांक, राइट, माने x के साथ जो गुणा में लगा हुआ है, बटा 1 की बात करते हैं तो इसमें यहाँ 10 तो अचर पद है, यहाँ x² का गुणक कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा x² का गुणांक। तो नीचे लिख देंगे x² का गुणांक, राइट। तो यहाँ जो है शून्यकों के योगफल का संबंध प्राप्त हो गया, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब जो है शून्यकों के गुणनफल से जो है हम संबंध निकालते हैं। यहाँ पर शून्यक में दीर्घऊकार होता है, यहाँ गलती से लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 2 शून्यक दिया है उनका गुणा कर देंगे। शून्यकों के गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा भी कहते हैं, तो ये लिखा जा सकता है। गुणनफल क्या होगा, तो 1 -5 है और 1 -2, तो इनका गुणा कर देंगे, वही गुणनफल होगा। यही 2 शून्यक है तो इतना गुणे -2, तो कोष्ठ लिख देना पड़ेगा यहाँ पर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे तो भी हो जाएगा। तो 5 दूना 10 हो गया ये, और बट्टा 1 लगा सकते हैं। अब देखिए 10 क्या है इसमें, तो 10 जो है यहाँ पर है, यानी 10 जो है अचर पद है, तो इसके बदले हम लिख देंगे अचर पद, बटा 1 जो है किसका गुणांक है, तो यहाँ भी 1 लिखा गया है x² का गुणांक, तो यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक, राइट। तो ये हो गया। तो ये जो क्वेश्चन कहा था वो ये कहा था कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हमने जो है शून्यक ज्ञात कर लिया था। इतना भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है तो इतना ही हम निकाल के छोड़ देंगे। तो ये जो है -5 और -2 शून्यक निकल गया। अब जो है हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, तो इसके लिए हमने शून्यकों का योगफल निकाला जो कि -7/1 प्राप्त हुआ, और इससे जो है संबंध मिला -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। दूसरा हमने शून्यकों का गुणनफल निकाला जिससे हमें मिला अचर पद बटा x² का गुणांक, और इसी से जो है सूत्र बनता है। ये क्वेश्चन बन गया है लेकिन इसी से सूत्र बनता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b/a। यही x का गुणांक जो है b का मान होता है और x² का गुणांक a का मान होता है। तो ये अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है, और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है इससे प्राप्त होता है। अचर पद की जगह पे c होता है तो c, अब बटा x² का गुणांक जो है a होता है तो a। तो इसी से जो है ये सूत्र प्राप्त हुआ है। तो यही संबंध प्राप्त करने के लिए कहा गया था, इसकी जांच करने के लिए कहा गया था। तो ये क्वेश्चन बन गया है, मैंने बता दिया कि इसी से जो है ये दोनों सूत्र प्राप्त होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः जो है -3 और 2 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योगफल दिया है -3 और गुणनफल जो बाद में है तो इसमें गुणनफल जो है कितना होगा, 2 होगा। तो देखिए इसमें जो दिया है सो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, ये दिया हुआ है -3, तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा, इसका मान 2 दिया है। हमें यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, वो सूत्र लिख लेते हैं। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान भर लेना है इसमें, x² का x² माइनस, अगर देखिए यहाँ पर x चर में कहेगा तो x रखेंगे, y चर में कहेगा तो यहाँ भी y और यहाँ भी y। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, ऐसा तो कभी कहा नहीं है लेकिन आएगा तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा।
हर चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कब कैसे पूछ देगा ये कोई ठीक नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ x के जगह पर अगर y चर में कहेगा तो y रख देंगे, z चर में कहेगा तो z। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3, तो यहाँ -3 भरते हैं, राइट। तो ये कोष्ठ में लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस पहले से ही है। x का x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, 2 रख लिए। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2 का 2। देखिए यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो देखिए बहुत ही आसान ये क्वेश्चन होता है और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जब शून्यकों का योगफल दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो इससे जो है हम बहुत ही आसानी से द्विघात बहुपद का सूत्र याद रहेगा, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, इसका मान भर देंगे और जो है आसानी से ज्ञात हो जाएगा। इसी में दूसरी तरह का क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में दिया रहता है एक शून्यक और दूसरा शून्यक, वहां पर योगफल और गुणनफल नहीं दिया रहता है। तो शून्यक से हम उसका योगफल निकाल लेते हैं और शून्यक से गुणनफल निकाल लेते हैं और फिर जो है द्विघात सूत्र लगा के जो है वो प्रश्न मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। तो उस प्रकार का भी क्वेश्चन मैंने अंत में रखा है, आपको मिलेगा, तो वो ध्यान जरूर रखिएगा। कई बार कंफ्यूजन बन जाती है। देखिए योगफल और गुणनफल देता है तो ये थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब शून्यक देता है तो उसका योगफल और गुणनफल निकालना पड़ता है और तब जाके जो है मान रखा जाता है, तो जो है द्विघात बहुपद ज्ञात होता है। तो वो भी आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा। चलिए हम अगला 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में हमने जो है एक बहुपद का भाग लिया है, तो चलिए हम बहुपद का भाग भी दे लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है इधर 2-3 साल से आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन रखे जाएंगे कि बहुपद का भाग जो है महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 से हमें जो है भाग करना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग देते हैं। तो भाग के नियम को समझना होगा, ये साधारण भाग से थोड़ा भिन्न होता है। पहले पद में हम कितना से गुणा करें कि एग्जैक्ट 2x स्क्वायर आ जाए, तो हम x में कितना से गुणा करेंगे कि 2x स्क्वायर आएगा। हमें लाना है 2x स्क्वायर, रफ का कार्य है x में, मतलब इसमें जो है कितना से गुणा करेंगे कि ये 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा x में जो है 2 से गुणा करेंगे और एक x से, तो ये 2 का 2 हो जाएगा और x में x से गुणा होगा तो 2x स्क्वायर आएगा। मतलब जो है हमें 2x से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 2x लिख देते हैं, राइट। तो 2x से x में होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। पहला पद आ गया। अब दूसरे पद में गुणा करके लिखना ही पड़ेगा, तो ये प्लस और इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 से 2 में होगा तो 2 दूना 4x हो जाएगा। ये चिन्ह खींच लेते हैं, घटाया जाता है भाग में तो घटा लेते हैं। तो घटाने के लिए जो चिन्ह है उसका उल्टा होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ देखते हैं तो 4x माइनस में हो गया और 3x प्लस में हो गया। तो जब भी एक प्लस में और एक माइनस में होता है तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटता है। तो 4x में से 3x घटेगा तो 1x बचेगा और वो जो बचेगा उसमें बड़े वाले का चिन्ह लगता है, तो 4x बड़ा है तो 4x का चिन्ह लग जाएगा। तो इसके नीचे देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। +1 का +1 हो गया। अब जो है हमें -x लाना है, तो हमें माइनस से और 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 से x में गुणा होगा तो x हो जाएगा, माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 से 2 में गुणा होगा तो 2 होगा। अब जो है चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस के नीचे प्लस हो जाएगा और माइनस के नीचे फिर जो है प्लस हो जाएगा। x माइनस में और x प्लस में कट जाएगा, 2 प्लस में और 1 प्लस में, तो 2 1 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर जो है भागफल यहाँ नीचे लिख लेंगे। यहाँ पर जो है भागफल प्राप्त हो गया 2x - 1 और जो है शेषफल प्राप्त हो गया 3, शेषफल बराबर 3। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी 1-2 साल से नहीं आया है और ये पहले आया था। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेज इस बार हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी HCF ज्ञात करना है। तो कैसे जो है हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात करते हैं, और यहाँ मैं HCF ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा, बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 2 डाटा दिया रहता है, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो है
हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात ही करते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक दिया है, उसमें देख लेते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो लिखते हैं चूंकि 135 से जो है बड़ा है कौन, 225, तो जो बड़ा होता है वो a का मान होता है और जो छोटा होता है वो b का मान। इसलिए यहाँ लिख लेते हैं a बराबर कितना, 225, और b बराबर कितना, तो ये हो गया आपका 135। चलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। प्रमेयिका कितना होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर से, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं और जो है a और b का मान भर देते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a का मान जो है यहाँ फर्स्ट में है, तो a के जगह पे हम 225 रख देंगे, राइट। और b के जगह पर 135 रखेंगे, तो b के जगह पे हमने 135 रख दिया। फिर ये गुणे q का मान होना चाहिए और r का, तो ये q और r का मान आएगा कहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ से आएगा। मैं रफ में यहाँ काम कर देता हूँ और आप भी रफ में कर लीजिएगा। तो 135 से जो है हम कितना में भाग देंगे, 225 में। तो 225 में भाग देंगे, 135 एकम 135 होगा। घटेगा तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये 90 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये एक बार में गया है, यानी q का मान जो है कितना, 1 प्राप्त हुआ। अब प्लस r यानी शेषफल का मान कितना प्राप्त हुआ, 90। हम देख रहे हैं कि यहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है। महत्तम समापवर्तक कब निकलता है, जब शेषफल 0 आता है तब। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ शेषफल r बराबर नहीं है 0 के बराबर, देखिए काट देंगे। जब 0 आएगा तब जो है मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बराबर के सामने बराबर दे दीजिएगा। ये जो है 135 यहाँ आता है और ये जो है 90 यहाँ आता है। मतलब 135 भाज्य बन जाएगा और ये 90 जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा। तो यहाँ 90 लिख देते हैं, ओके। अब जो है 90 से हम कितना में भाग करेंगे, 135 में। तो यहाँ जो है 90 से हम 135 में भाग कर लेते हैं, 135 में। तो 90 एकम 90 होगा। घटाएंगे तो 5 का 5, ये 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा। 45 शेष बचेगा। तो ये कितना बार में गया, एक बार में गया, और शेष कितना बचा, 45। तो यहाँ भी शेषफल हम देख रहे हैं कि 0 नहीं है। तो यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के, शेषफल r बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ भी जो है HCF ज्ञात नहीं हुआ। आगे बढ़ाते हैं तब, तो ये बराबर बराबर के सामने जो है लिख लेते हैं, ठीक है। ये 90 जो है यहाँ आके भाज्य बनेगा और ये जो शेषफल है यहाँ आके क्या बनेगा, शेषफल जो है यहाँ आके भाज्य बनेगा। तो यहाँ 45 हम लिख लेते हैं, राइट। अब जो है ये 45 से 2 बार में जाएगा, तो 45 दूना 90, है ना। 45 दूना 90, पूरा पूरा कट जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा, 0। तब नीचे लिखेंगे यहाँ शेषफल r का मान कितना है, 0 आ गया है। तो जब शेषफल r का मान 0 आता है तो जिससे भाग दिया जाता है वही जो है HCF होता है, यानी 45 HCF होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ, अतः HCF या फिर महत्तम समापवर्तक जो लिखना है आप लिख सकते हैं। HCF कितना का, 135 225 बराबर कितना, 45। इसका मतलब ये हुआ कि 135 और 225 का HCF कितना हुआ, 45 हुआ। तो इस प्रकार जो है हम बहुत ही आसानी से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो जो रफ वाले काम हैं वो ध्यान रखिएगा, आप परीक्षा में रफ वाले काम को अलग कर लीजिएगा और ये जो है अलग रख लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। हमें HCF और LCM ज्ञात करना है 26 और 91 का। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 13 दूना 26। अब तो ये कटेगा ही नहीं। अब जो है हम 91 का जो है फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 91 कितना से कटेगा, तो 91 कटेगा 7 से, 13 सते 91। अब ये भी कटने वाला नहीं है। अब इसका फैक्टर लिख लेते हैं। तो 26 बराबर कितना होगा, 2 गुणे
13। तो इससे जो है HCF निकलेगा, इसका घात लगा लेते हैं तो 2 एक बार गुणा में है तो 2 का घात 1 हुआ, और 13 एक बार गुणा में है तो 13 का घात कितना हुआ, 1 हुआ। फिर जो है हम 91 का जस्ट नीचे ऐसे ही लिख लेते हैं, बराबर के सामने बराबर। ये जो है 7 गुणे 13 इसका फैक्टर हुआ, 7 ये 13 बराबर, इसका भी घात लगा लेते हैं, 7 का घात 1 और 13 एक बार गुणा में है तो 13 का घात 1। तो यहाँ HCF कैसे निकाल जाता है, तो अब जो है 26 का जो फैक्टर है 2 गुणे 13 और 91 का 7 गुणे 13, इसमें जो कॉमन होगा वो इनका HCF हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं HCF कितना का, तो 26 कमा 91 का कितना होगा, तो इन दोनों में कॉमन देखिए तो 2 दोनों में शामिल, 13 जो है दोनों में शामिल है तो एक ही 13 है, 13 लिख देंगे। अगर और भी संख्या कॉमन होता तो इसके साथ गुणा में लिख के गुणा कर देते, तो 13 जो है इनका HCF आ गया। अब LCM कैसे निकालते हैं वो सीख लेते हैं। तो LCM निकालने के लिए हमें जो है LCM 26 कमा 91, राइट। LCM निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये जो दिया है इसको एक साथ मान लीजिए, सब एक साथ है, राइट। इसके बाद से जो है आधार जो दिया है, जैसे इसमें 2 आधार है, घात 1 है, इसमें 13 आधार है, 1 जो है घात है, 7 आधार है, 1 घात है, 13 आधार है और 1 घात है। तो इसमें जो है हर प्रकार के आधार वाले को एक बार लिया जाता है। जैसे 2 आधार वाला है, अगर 10 जगह भी रहता, 5 जगह भी रहता तो हम एक ही बार लेते, लेकिन यहाँ एक ही बार 2 दिया है तो इसे हमें लेना पड़ेगा, तो 2 का घात 1 ले लेंगे, गुणे। अब देखते हैं 7 का घात 1 एक ही बार है तो ये एक बार हमें लेना ही पड़ेगा। देखिए 13 का घात 2 जगह है तो हमें एक ही बार लेना है। अगर एक ही प्रकार के आधार वाला संख्या 2 जगह 3 जगह है तो हमें एक ही बार लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें उसमें से बड़े घात वाले को लेना है। तो यहाँ 13 का घात 1 और यहाँ भी 13 का घात 1, तो इसमें तो कोई बड़ा है नहीं, अगर बड़ा घात वाला होता तो उसी को चुनते। तो 13 का घात 1 बार ले लेते हैं। तो हर प्रकार के आधार की संख्या एक एक बार लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 का 1 बार गुणा 2 हुआ, ये 7 होगा, ये कितना होगा 13, इनका गुणा कर देते हैं। 2 सतह 14, 14 में 13 से गुणा हो जाएगा, 13 चौका 52 के 2, 5 हासिल, 13 कम 13 5 18, 182 हुआ। तो 182 जो है LCM हुआ। तो यहाँ देखिए कितनी आसानी से जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कर लिया गया। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, आने के चांसेज हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो बिना लंबी विभाजन किए कैसे हम बताएंगे कि दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भिन्न इस रूप में आ जाए, p/2 का पावर m गुणे 5 का पावर n, इस रूप में अगर आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा अशांत है। तो चलिए हम इसे समझते हैं। तो जो संख्या दिया गया है, तो जो भिन्न दिया गया है लिख लेते हैं 13/3125। ध्यान रखिएगा अशांत क्या होता है, अशांत का मतलब होता है भाग देने पे कटे नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 9 से 10 में भाग दीजिएगा तो 9 एकम 9, एक शेष बचेगा, दशमलव देंगे 0 उतरेगा, फिर 9 एकम 9, फिर दशमलव दिए हैं 0 उतर ही जाएगा, 9 एकम 9, तो ये कभी कटेगा, एक 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 आते रहेगा। तो इसको बोलेंगे कि ये जो है अशांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत। तो इसी प्रकार के दशमलव भिन्न को जो है अशांत कहा जाता है, और जो पूरा पूरा कट जाता है आगे जाके दशमलव देने के बाद, उसको शांत कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, लेकिन भाग दे के नहीं बताना है, हमें बिना भाग दिए बताना है। तो बिना भाग दिए भी बहुत आसानी से बता लेंगे। सबसे पहले जो भिन्न दिया गया रहता है उसे हम देखते हैं कि सरलतम रूप में है या नहीं। अगर सरलतम रूप में नहीं है तो कर दीजिए। तो यहाँ 13 और 3125 कटेगा ही नहीं, मतलब सरलतम रूप में है। जैसे देखिए यहाँ पर 15/18 है, तो ये सरलतम रूप में नहीं है, 3 से कटेगा, 5 तिया 15 और 6 3 18, 5/6 जो है अब किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, तो ये सरलतम रूप में हुआ। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर तो कोई कटने वाला है नहीं, तो पहले से सरलतम रूप में है। अब इसके बाद दूसरा काम क्या होता है, कटने वाला है तो कटाइए, नहीं छोड़ दीजिए। चलिए 13 ऊपर लिखा गया, ये पूर्णांक आ गया। बटा के नीचे देखते हैं 3125 है, 50 25 पचे 125 पचे 625 पचे 3125 होता है, मतलब 5 का 5 बार गुणा आएगा, है ना। 5 का कितनी बार, 5 बार गुणा आएगा। आप फैक्टर करके देख लीजिएगा, रफ में फैक्टर कर लीजिएगा, तो 5 बार आएगा, इनका गुणा करेंगे तो 3125 होगा। ये ऊपर 13 का 13 हो गया, बट्टा
अब देखिए 5 5 बार गुणा में है तो 5 का पावर कितना हो गया 5। तो आप देखिए 5 का पावर n तो आ गया, लेकिन 2 का पावर m नहीं है। इसे हम ला सकते हैं आसानी से। कैसे ला सकते हैं? तो 13 का 13 अब बट्टा, अब ध्यान दीजिएगा 2 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या या पद का पावर जब 0 होता है उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 से हर में जो है गुणा कर दे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 2 पावर 0 यानी 1 जो है हम गुणा में लगा सकते हैं। आइए 5 पावर 5 का 5 पावर 5। अब आप देखिए कि इस रूप में आ गया p बटा 2 का पावर m और 5 का पावर n इसके रूप में आ गया। तो लिखेंगे जो, है ना, जो, इसे मैं मिटा देता हूं, जो p बटा, देखिए ये ऊपर p के रूप में है, 2 पावर m मतलब 2 का पावर कुछ है गुणे और 5 पावर n मतलब 5 का पावर कुछ है। तो ये जो है p बटा 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का है, के रूप का है। तो जब इसके रूप का है अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अतः 13 बटा 3125 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। यही जवाब होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। मतलब 306 और 657 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। मतलब 306 और 657 का LCM हमें ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। अब जो है हम मान देख लेते हैं। यहाँ पर दो संख्या 306 और 657 दिया है, तो यहाँ 306 गुणे 657 लिख सकते हैं बराबर HCF। तो HCF दिया हुआ है, HCF दिया है 9, तो यहाँ 9 भर लेंगे। LCM निकालना है तो इस रूप में हम लिख लेते हैं इसे LCM 306,657। आगे बढ़ाते हैं 306 गुणे 657 बटा, ये गुणा में 9 है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। LCM 306,657 कटा लेते हैं। 9 से कटेगा, 9 3 27, 3 आएगा, ये 6 36 होगा, 9 चौका 36। अब इसका जो है हम गुणा कर लेते हैं। तो LCM कितना? 306,657। इसका मान जो है यहाँ ज्ञात हो जाएगा। अब जो है हम 657 और 34 का गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो इनका गुणा कर लेते हैं। 657 आइए 34 से गुणा करेंगे। 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 6 के 24, 2 26, 3 से 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 3 6 का 18, 1 19, 8 का 8, 2 1 3 का 3, 6 7 13 का 3 हासिल 1 9 2, 11 1 12 का 2 हासिल 1 1 1 2। ये हुआ 22,338। तो यही जो है आंसर हुआ। तो देखिए HCF दिया था दो संख्याओं का और दो संख्याओं का LCM निकल गया। इसी प्रकार दे सकता है ये भी क्वेश्चन LCM दे देगा और कहेगा कि HCF निकालिए। तो LCM देता तो हम LCM का मान भर देते और HCF का मान जो है निकल जाता। तो ये भी आके क्या करता? भाग ही देता। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -4 और 7 है। देखिए द्विघात बहुपद इसके पहले भी ज्ञात किए थे, लेकिन उसमें जो है शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया था, इसमें जो है शून्यक का मान दिया है। तो देखिए जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है शून्यक अल्फा बराबर दिया है 7 और बीटा का मान दिया है -4, राइट। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो अल्फा का मान 7 अब प्लस बीटा का मान -4। तो ये 7 में से 4 घटा तो कितना हुआ? 3। अल्फा इंटू बीटा बराबर 7 गुणे ये -4 हुआ। तो
तो ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 7 चौक 28 का 28। तो यहाँ शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा। अब जो है हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान भरना होता है ना। तो लिख लेते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान भर देते हैं तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है और ये एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये माइनस 28 है तो यहाँ माइनस 28 भर देते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 3x का माइनस 3x, आइए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 28। तो ये जो है यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो जब भी आपको शून्यक दे और कहे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए तो इसके लिए आपको अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा, तब जाके आप यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, कई बार कंफ्यूजन में ये क्वेश्चन गलती हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन और इसके पहले भी एक क्वेश्चन मैंने बताया है, इसको जो है आप मिला के समझ लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद जो दिया है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में तो दिया नहीं है, लेकिन कैसे ज्ञात किया जाता है सीख लीजिए और ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे इस प्रकार के, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो द्विघात बहुपद दिया है सो लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब जो है हमें शून्यकों का योगफल निकालना है, तो इसके लिए शून्यक निकालने की आवश्यकता नहीं है। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है डायरेक्ट सूत्र, शून्यकों का योगफल जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं बराबर होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसकी तुलना हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणक ए का मान होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणक ये ए का मान हुआ 3, तो ए का मान जो है नीचे 3 भर लेते हैं। अब जो है बी का मान चाहिए, तो बी देख लीजिए, एक्स का गुणक बी का मान है, तो ये माइनस सूत्र में का लिख लेते हैं। अब बी का मान देखिए, एक्स का गुणक कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये माइनस में है तो -1, तो ये -1 लिखाएगा, राइट। माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 1/3। तो यहाँ शून्यकों का योगफल ज्ञात हो गया 1/3। हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तो सी जो है अचर पद होता है जो कि -4 है, तो यहाँ हम लिखेंगे -4। अब बटा ए का मान, तो ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणक जो कि 3 है, तो यहाँ 3 भर देंगे, तो ये हो गया आपका -4/3। तो देखिए कितनी आसानी से जो है द्विघात बहुपद दिया था, इसके शून्यकों का योग हमने निकाल लिया और शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लिया। शून्यकों का योगफल 1/3 है और गुणनफल जो है -4/3 है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। इस वीडियो में हमें 10 क्वेश्चन देखना था, हमने देख लिया। इसी तरह 2 अध्याय 3 अध्याय के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, जिसे आप देखकर जो है रिवीजन कर सकते हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ये देखिए जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था उसी का ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो इसे भी आप देख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें x का मान दे दिया है और कहा है कि समीकरण जो दिया है इसका हल है कि नहीं। तो हम जो है x का मान इसमें भर देंगे और भरने के बाद दोनों पक्ष जब बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हल है, अब बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं है। तो पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर कितना, 0। x का मान दिया है -3, तो लिखेंगे x बराबर -3 समीकरण में रखने पर। चलिए हम समीकरण में रख देते हैं, रखने पर, है ना। तो एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे -3 रखना है, तो -3 का स्क्वायर प्लस 6x, तो 6 गुणे -3 प्लस 9 बराबर कितना, 0। आगे बढ़ते हैं तो ये -3 का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9। ये यहाँ देखिएगा प्लस और ये माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, 6 3 18 हो जाएगा, प्लस 9 का प्लस 9 बराबर 0।
प्लस वाला ये दोनों है एक साथ जुटेगा तो 9 9 18 हो जाएगा, राइट। आई -18 का -18 बराबर क्या हो गया 0। 18 में से 18 गया तो 0 हो जाएगा, इधर भी कितना है 0। तो दोनों साइड जो है यहाँ बराबर हो गया, अतः जो है x बराबर -3 समीकरण इतना का हल है। तो लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर -3 है ना, समीकरण x² + 6x + 9 बराबर 0 का एक हल है, एक हल है। तो ये जो है क्वेश्चन का जवाब हुआ। हमें 10 क्वेश्चन देखना था, हमने 10 क्वेश्चन देख लिया। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे सब भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।